स्टूडेंट, ये आपका जो है टुडे इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर क्लास बिफोर फाइनल एग्जाम। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है वो है लीनियर फंक्शंस के बारे में है। अच्छा, लीनियर फंक्शंस है चैप्टर नंबर जो 5 है। ये असल में आपके पास है टोटल रेवेन्यू या फिर इस तरह की चीजों के बारे में है कि आपको आपके किसी भी बिजनेस को भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास उसमें कैसे जो है वो आपके पास जो है कैसे स्टूडेंट मतलब यानी उसकी कॉस्ट कितनी लगती है, उसका उसके ऊपर कोई भी चीज आ जाती है जस्ट लाइक, ठीक है, जस्ट लाइक ये देखें आपके टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, ओवर है बट नॉट ओवर रेट टैक्स। चलिए इसको तो छोड़े, लीनियर कॉस्ट फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो हमेशा लीनियर होता है, ठीक है, वो हमेशा लीनियर होता है। मींस उसके अंदर जो एक्स की पावर है वो हमेशा आपके पास 1 होगी, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं जनरल फॉर्म एंड द अजम्पशंस है लीनियर फंक्शन, और डेफिनेशन है लीनियर फंक्शन की, इन्वॉल्विंग है 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। A linear function f involving 1 independent variable x and a dependent variable y has the general form y is equal to f of x is equal to a1x plus a naught। तो इसके अंदर ये चीज बता दी गई है कि a1 एंड a naught जो है दैट बोथ आर नॉट कांस्टेंट। ये a1 जो है वो किसी भी सूरत नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। a naught तो हो सकता है 0, लेकिन जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अगर वो हो गया तो इसका मतलब है कि x की पावर 1 भी 0 हो गई, इसका मतलब है कि वो फंक्शन फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ये चीज तो खत्म हो जाएगी ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लीनियर कॉस्ट फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 25। इसमें x की पावर जो है वो 1 है। तो इस तरह से इसका ग्राफ होता है कि स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ जो है वो आपके पास आता है, इसको आप अगर ड्रा करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा इसमें लीनियर फंक्शंस में इन्वॉल्विंग है 2 वेरिएबल्स हैं, y is equal to f of x1, x2 is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus a naught। देखिए ये जो ऊपर वाली इक्वेशन अभी हमने आपको डिस्कस की थी, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेती हूँ। जो ये जो मैंने ऊपर शेयर कराया था ये आपके पास था लीनियर फंक्शन विद 1 वेरिएबल, ठीक है, 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल था। अब लीनियर फंक्शन विद 2 वेरिएबल्स आ गए हैं, क्योंकि कोई कंपनी जो है लाजमी नहीं है कि वो एक ही प्रोडक्ट जनरेट करेगी, प्रोड्यूस करेगी, वो 2 प्रोडक्ट या उससे ज्यादा प्रोडक्ट भी बना सकती है, ठीक है। तो जस्ट लाइक है डिफरेंट डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशंस फंक्शंस है। लीनियर फंक्शन है इन्वॉल्विंग द 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। A linear function f involving the 2 independent variables है, यानी इसमें x1 and x2 इन्वॉल्व हैं, and our dependent variable y has the general form है y is equal to f of x1 x2 is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus a naught, ठीक है, where a1 and a2 are the non-zero constant and a naught is the constant, ठीक है। a1 जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स हैं वो नॉन जीरो होंगे, दूसरा जो है वो कांस्टेंट है, वो जीरो हो भी जाए या ना भी हो वो कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने देखें assume that a salesperson salary depends on the number of the units sold of each of the 2 products, ठीक है। more specifically assume that the salary function है y is equal to f of x1 x2 y is equal to 5x1 plus 3x2 plus 25। स्टूडेंट आपकी क्लास में तैमूर अली है कोई? यस मैम। तैमूर तो मेरा हाल है दूसरी क्लास में था, चले खैर। y is equal to f of x1 x2 y is equal to 5x1 plus 3x2 plus 25, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं आपके पास, x1 एंड x2 है। तो ये आपके पास यानी कि y is equal to वीकली सैलरी है, x1 जो है नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट 1 एंड x2 जो है वो नंबर ऑफ द यूनिट्स सोल्ड ऑफ प्रोडक्ट 2, ठीक है। द सैलरी फंक्शन सजेक्ट्स अ बेस वीकली सैलरी ऑफ $25 एंड कमीशन पर यूनिट सोल्ड ऑफ 5 and 3 रिस्पेक्टिवली फॉर प्रोडक्ट 1 and 2। ये मैंने आपको बताती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ये चीज लिखी हुई है y is equal to 5x1 plus 3x2 plus 25, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें जो इक्वेशन पे अगर आपको नजर आ जाए कि ये अगर आपके पास कोई एज्यूम करें सेल्स पर्सन है, ठीक है, और उस शॉप के अंदर जहाँ पे आपकी जॉब लगी है वहां पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक का नाम x1 है और एक का नाम है x2, ठीक है। x1 वाली जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी हैवी प्रोडक्ट है, ठीक है, मींस आप समझ लें कि वो है रेफ्रिजरेटर है, ठीक है।
तो X1 जो है वो रेफ्रिजरेटर है, और X2 जो है वो घर में जैसे कपड़े इस्त्री करने के लिए आयरन होती है वो है, ठीक है। तो अगर आयरन को सेल करते हैं तो आपको वो कहता है कि $3 में कमीशन दूंगा, और अगर आप सेल्स बॉय को कहता है, ऑनर जो है शॉप का, वो कहता है कि अगर आपने रेफ्रिजरेटर बड़ी चीज को सेल किया है तो मैं आपको $5 दूंगा, ठीक है। और ये जो 25 है ना, ये $25 आपकी फिक्स्ड अमाउंट है। मींस आप अपनी शॉप के अंदर सेल्स बॉय के तौर पे आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहां पे आपने कोशिश भी की है, आपसे कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुई, ना प्रोडक्ट नंबर 1 सेल हुई है, ना ही प्रोडक्ट नंबर 2, फिर भी आपको डेली जो आप शॉप में आते रहे हैं, बैठते रहे हैं, तो आपको $25 तो लाजमी सैलरी मिलेगी। बट ये जो 5 और 3x है, ये आपको अट्रैक्शन दी गई है कि अगर आप यानी कि प्रोडक्ट नंबर 1 को सेल करते हैं तो फिर आपको 5% कमीशन दिया जाएगा, और अगर X2 को करते हैं 5% या $5 फिक्स अमाउंट कर लेते हैं तो 3। अब ये है आपके ऊपर है कि आप उस मंथ में अगर 30 जो है वो रेफ्रिजरेटर सेल करवा दें, तो इसका मतलब है कि आपके 30 टाइम $5 यानी $150 जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। $25 तो आपकी है, लेकिन ये जो आपकी एडिशनल इनकम है ये काफी ज्यादा ओरिजिनल इनकम आपकी $25 है, उससे काफी ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। तो ये इसी वजह से आप देखें कि अक्सर हम मार्केट शॉप में जाते हैं, हम कोई और प्रोडक्ट लेना चाह रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यानी हमने कोई लेना है, अगर कोई भी चीज आप समझ लें कि हम कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं ये आप इसको छोड़ें, आप ये देखें हमारे पास ये नई वैरायटी आई है। इसका मतलब ये होता है कि उनको उसका कमीशन ज्यादा मिल रहा होता है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी क्वालिटी वाकई हो सकता है अच्छी हो, लेकिन हम अक्सर घर आके कह रहे थे कि नहीं जो हमें चीज खरीदनी थी ना वही खरीदनी चाहिए थी, ये जो है ना इन्होंने ये चीज इस तरह से की है। जस्ट लाइक आप देख लें, कोई ऑयल देख लें, टी देख लें, आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे अक्सर जो है मॉल्स में आपको बताएंगे कि जी आप इसको ट्राई करके देखें, इसको ट्राई करके देखें, बेसिकली उनको इसका कमीशन मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं। ये तो आपको एक इक्वेशन को मैंने बताया कि इसके आप कैसे फॉर्मुलेशन जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे तरह देखें कि आगे जो है आपके पास आ जाता है लीनियर कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं। Organizations are concerned with cost because they reflect ये मैं आपको लीनियर कॉस्ट फंक्शन जो है ना वो ये है, C of x is equal to 0.40x plus 18,000। जिस वक्त आपने देखें, अगर मैं C नहीं लगाती हूँ, अगर मैं इधर Y लगाती हूँ, जनरल फंक्शन बनाती हूँ, इसका मतलब है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर मुझे $0.4 जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है, और 18,000 मेरी पेमेंट है, मेरी इनकम है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी इक्वेशन को कॉस्ट के अंदर बना देंगे तो कॉस्ट के अंदर ये चीज हो जाएगी कि आपके पास ये जो 18,000 है ये आपका उस बिजनेस को चलाने की फिक्स्ड अमाउंट है, और ये जो 0.4 है ये आपका शो करेगा कि आपका जो कॉस्ट है वो पर यूनिट पे कितनी बन रही है, यानी कि आप जो प्रोडक्ट उसके अंदर बना रहे हैं उसमें हर प्रोडक्ट के ऊपर आपके $0.4 लग रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैंने फर्ज करें वो मैंने कोई बॉयल पॉइंट्स बनाएंगे तो इसका मतलब है एक बॉयल पॉइंट को बनाने में मेरे पास $0.40 इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये जो चीज शो करती है ना, ये मैं थोड़ा सा लिख भी दूं, ये पर यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। ये जो 0.40 है ये आपके पास है, ये पर यूनिट को का जो है ना पर यूनिट की अमाउंट जो है उसको मींस 0.40 एक के ऊपर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी टोटल कॉस्ट में आ जाती है। अब ये x जो है ना ये डिपेंड करता है, ये है आपके पास क्वांटिटी ऑफ द यूनिट्स, क्वांटिटी ऑफ द जो प्रोडक्ट है, यूनिट्स है, प्रोडक्ट की जगह पे हम आमतौर पे यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये उस जो यूनिट्स हैं उनकी क्वांटिटी वो डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर आते हैं, और अच्छी बात होती है कि ज्यादा ऑर्डर आए ताकि हमारा जो 18,000 का खर्चा है वो हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके उसके ऊपर। और ये देखें ये आपका पर यूनिट के ऊपर कॉस्ट आएगी, जितनी आपको डिमांड आती है कि भी 100 पेंसिल्स बना दें तो इसका मतलब है 100 मल्टीप्लाई बाय 0.40 प्लस आप 18,000। ये जो चीज है ये आपके पास है फिक्स कॉस्ट, और ये जो 0.40 है ये आपके पास है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। स्टूडेंट, जो कॉस्ट फंक्शन होता है, कॉस्ट फंक्शन में एक तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट होता है प्लस आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपको मल्टीप्लाई बाय एक्स करना पड़ता है,
ठीक है, और इसके फिक्स कॉस्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसके अंदर एक्स नहीं मल्टीप्लाई होता है। यानी 18,000 आपका फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट किस कंडीशन के अंदर आ जाता है, जस्ट लाइक कि आपने उस बिल्डिंग जो भी आपने जहाँ पे भी पेंसिल्स बनानी है वहां पे आपने पेंसिल बनाने वाली 1-2 मशीन्स लगाएंगे और वो जगह जो लेंगे रेंट के ऊपर वो आपको पूरी लेनी होगी, चाहे उसके अंदर 2-4 बॉल पेंट्स बन रही हो, ठीक है, चाहे उसके अंदर आप 1000 बॉल पेंट बनाए। तो अब ये डिपेंड नहीं करता कि अगर आपने सिर्फ 100 बॉल पेंट बनानी है तो जी आप कहें कि मैंने बस 2 कमरे रेंट पे लेने हैं, इस तरह नहीं होता, बिल्डिंग आपको पूरी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वो उसके लिए आपने देख लेना है कि भी मैं एट वन टाइम पे 50,000 जो है वो बॉल पेंट बना सकती हूँ, उतनी मैंने फैक्ट्री लगानी है। और किसी महीने आप वहां पे सिर्फ 10,000 बना रहे हैं, किसी महीने आप वहां पे 500 बना रहे हैं, किसी महीने आप उसमें 50,000 पूरे का पूरी बना रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी पब्लिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पब्लिसिटी कितनी है, आप कितना लोगों को कहते हैं कि भाई हमारी बॉल पेंट्स या अब हमारी ये चीज इस्तेमाल करें। उसकी अट्रैक्शन के लिए लोग या तो ज्यादा से ज्यादा ऐड देते हैं, ठीक है, या अक्सर बैनर्स लगा देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग उसके अंदर एडिशनल काम भी कर देते हैं। आप अक्सर पेंसिल्स देखें उसमें खुशबू आ रही होती है, वो जो उसका पेंट उन्होंने ऊपर ओवर कोटिंग की होती है ना, उसके अंदर वो थोड़ा परफ्यूम डाल देते हैं, जिसकी वजह से आप पेंसिल को स्मेल करें तो उसमें खुशबू आती है। या रबड़ है किसी ने बनाई हुई तो आप उसमें देखते हैं कि अक्सर रबड़ में फ्रूट की स्मेल है, या इस तरह से। ये बेसिकली चीजें फ्लेवर ऐड करना या है जो चीजें हैं फ्लेवर की स्मेल्स ऐड करना, बिकॉज कि आप जो है उनकी चीज को खरीद लें। बेसिकली तो बॉल पेन का काम या पेंसिल का काम लिखना है, उसमें परफ्यूम की जरूरत क्या है। या फिर इसी तरीके से अगर आपने कोई रेजर यूज किया है तो उसका तो काम यही है कि आपने पेंसिल से जो लिखा है उसे मिटा दिया जाए, तो उसके अंदर भी कोई वो नहीं कि भी आपको कोई खुशबू आती हो, लेकिन ये अट्रैक्शन देने के लिए हम जो है कि हमारी चीज जो है वो ज्यादा सेल हो। इसीलिए हम जब मार्केट में जाएंगे, आप छोटे बच्चों को अक्सर देखें तो उनको ये अट्रैक्शन हो रही होती है कि ये रबड़ के ऊपर ये चीज बनी हुई है, कोई कोई चीज बनी हुई है, कुछ स्टिकर्स टाइप्स है, कोई इस तरह से, तो वो उनको अट्रैक्शन हो रही होती है कि हम काम भी करेंगे तो साथ हम जो है ये चीजें। खैर ये तो मैंने आपको बता दिया जी कॉस्ट फंक्शन के, कि आपकी जितनी चीज की एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी चीजें आपके पास ऑर्डर के तौर पे आएंगी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये आपकी स्टूडेंट जैसे ही ये वाली क्लास ओवर होगी तो आप दोबारा से इसको रिकनेक्ट करेंगे। अच्छा, ये आगे आपका कॉस्ट फंक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आगे आते हैं हम। A firm which produces a single product is interested in determining the function that expresses the annual total cost y as a function of the number of the units produced x. Accountants indicate that fixed expenditures each year are 50,000. देखें, अभी मैं आपको थोड़ा सा मैं देख लूं कि अगर चले पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लें फिर बाद में इसको करते हैं। ये आपके पास जो है ना, ये स्टूडेंट आपके पास आ गया फिक्स कॉस्ट आ गई है। यहाँ पे देखें वर्ड फिक्स का इस्तेमाल हो गया है, तो 50,000 ये फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी। दे आल्सो हैव एस्टिमेटेड दैट द रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड आर 5.50। यहाँ पे देखें रॉ मटेरियल जो है ना, ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है, और इसका मतलब है कि इसके साथ 0.50 x लगेगा वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, फिक्स कॉस्ट में नहीं लगेगा। एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट भी जो है वो वेरिएट करती रहती है, ठीक है, कभी हमें ज्यादा लेबर लगानी पड़ी तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे वेरिएबल के अंदर आ जाती है, ये डिपेंड करता है। अगर फर्ज करें कि आपने कोई शुगर की फैक्ट्री लगाई है चीनी बनाने की, उसके लिए आपको गन्ना चाहिए, शुगर केन चाहिए। अगर तो वो आपकी फैक्ट्री ऐसी जगह पे है कि वो गन्ने के खेत के बिल्कुल पास है, तो आपको इसका मतलब है गन्ने को लेकर आने जाने के लिए जो शिपिंग कॉस्ट है जो काफी ज्यादा पड़ जाती है। शिपिंग कॉस्ट यानी अगर आप देखें ना कि अगर फर्ज करें मैंने लाहौर से कोई फर्नीचर ऑर्डर किया है तो मुझे उसके ट्रक का किराया जिसके अंदर वो फर्नीचर रखकर आना है काफी ज्यादा पड़ जाएगा, ठीक है, शिपिंग कॉस्ट भी काफी होती है। अच्छा, और ये यानी मटेरियल कॉस्ट के अंदर मैं बात कर रही हूँ कि उनको मटेरियल सस्ता मिलेगा जो करीब रहते होंगे उस खेत के। इसके अलावा अगर कोई कराची रह रहा है वो उस गांव से बहुत दूर है तो उसको काफी खर्चा पड़ जाएगा। और इसके अलावा अक्सर ये भी होता है कि कुछ जगह पे चीज सस्ती मिल जाती है, कुछ जगह पे चीज महंगी मिल जाती है। अच्छा जी, दैट रॉ मटेरियल कॉस्ट है फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस और $5.50 है। लेबर कॉस्ट जो होती है वो भी डिपेंड करती है कि वो भी बदलती रहती है, ठीक है। अगर आप अक्सर देखें जी पता चलेगा कराची में जो है वो लेबर सस्ती है, लाहौर में लेबर जो है उसकी निस्बत महंगी है, या इस्लामाबाद में लेबर जो है वो महंगी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एरिया पे। इन द असेंबली डिपार्टमेंट 0.75 इन द फिनिशिंग रूम, जब चीज को फाइनल टच दे दिया जाता है ना तो वो आपका फिनिशिंग रूम जो है वहां पे भी एक लेबर लगी होती है जिसे फाइनल टच देना है, पैकिंग करनी है एंड पे या कोई पॉलिश करनी है आपके प्रोडक्ट को, तो उसके मुताबिक। एंड $1.25 इन द पैकिंग
फॉर द शिपिंग है, फॉर द पैकिंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। 1.25 जो है वो एंड पे फाइनल जो पैकिंग करनी है वो, यानी आपने बॉक्सेस के अंदर चीजों को रख के तो किसी दूसरे शहर भेजना है। इसके अलावा शिपिंग जो है कि आपने उसको दूसरे शहर भेजना है, यानी मरी में भेजना है, कराची में भेजना है, तो उसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट आपके पास आ जाती है। ये सारी चीजें जो है ना ये वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आती हैं। द टोटल कॉस्ट फंक्शन विल हैव द फॉर्म है y इज इक्वल टू एफ सी ऑफ एक्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये आपके पास चीज आ जाती है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं। आ रहा है? अच्छा जी, अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, ये देखें, उसने कहा है कि y इज इक्वल टू टोटल रॉ मटेरियल प्लस टोटल लेबर कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब टोटल ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये भी वेरिएबल है, टोटल रॉ मटेरियल, टोटल लेबर कॉस्ट इन द सेंस ऑफ फिनिशिंग रूम, ठीक है। आप अक्सर जगह पे जाएं, किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, कोई टीचर बना हुआ है, कोई रिसेप्शन पे है, ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे है, बेसिकली वो सारी की सारी चीजें जो है ना लेबर कॉस्ट के अंदर कंसिडर होती हैं, ठीक है। यानी कि किस कोई डिपार्टमेंट है जो टीचर है, तो हमें ये क्लासिफिकेशन तो हमने बाद में की ना कि ये लेक्चरर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से है, ये रिसेप्शन पे है, बट बेसिकली तीनों जो है वो लेबर कॉस्ट के अंदर ही कंसिडर होंगे। इसी तरीके से कोई चीज को बना रहा है, कोई चीज को लेकर आ जा रहा है, कोई उसको फाइनल टच दे रहा है, किसको चीज को जो फाइनल टच ये होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट जिस वक्त बना दी है तो आपने रख दिए, तो उसके बाद आप कहते हैं कि इसके ऊपर आप इसको सेल करने लगे, हो सकता है वो साल से पड़ी हो तो उस पर आप डस्ट क्लियर करें और इसके अलावा उस पर फाइनल पॉलिश का टच दे दें ताकि इसकी लुक जो है वो न्यू आए, दैट इज द फिनिशिंग। और इसके अलावा शिपिंग कॉस्ट है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी वेरिएट करती हैं, वेरिएबल कॉस्ट आती हैं। और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपको देनी ही देनी है वो 50,000 है। अब जरा देखिएगा वेरिएबल जो कॉस्ट है, टोटल रॉ मटेरियल 5.50x, जो वेरिएबल कॉस्ट होगा उसके साथ आपका मल्टीप्लाई बाय एक्स यूज होगा। लेबर कॉस्ट 1.50x है, लेबर कॉस्ट जो फिनिशिंग वाली है वो 0.75 है, और शिपिंग जो है वो हर प्रोडक्ट की 1.25 है। ये एक्स के साथ जो चीज है ये पर के हिसाब से कि एक चीज को भेजने में $1 $1.25 लग रहा है, ठीक है, प्लस 50,000, ठीक है। जैसे कि देखिए ना शिपिंग कॉस्ट है, आपके पास आपको ऑर्डर आता है 10 चीजों का, तो इसका मतलब है कि 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे आप, ठीक है। अक्सर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट देखें तो उसके अंदर क्या होता है कि आप यानी कि उसका साथ ही उसने बताया होता है कि आपके पास जो है हम शिपिंग कॉस्ट भी लेंगे इसका, ठीक है। जितना भी होता है, किसी में 50, किसी में 100, किसी में 150, डिपेंड करता है कौन सी सिटी से आ रहा है, प्लस 50,000। अच्छा, आपने सारे वेरिएबल कॉस्ट को जब ऐड कर लिया दैट इज इक्वल टू 9x प्लस 50,000, तो ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है कॉस्ट फंक्शन के बारे में। इसका मतलब है 9 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईच यूनिट के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है वो $9 यूज हो रहा है, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो 50,000 है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम लीनियर रेवेन्यू फंक्शन के बारे में। मैंने अभी आपको कॉस्ट फंक्शन का डिस्क्राइब कर दिया है, अब लीनियर रेवेन्यू फंक्शन देखें। रेवेन्यू फंक्शन जो होता है स्टूडेंट, वो होता है कि आपको लोगों से क्या मिला, ठीक है, यानी कि जो लोग हैं उन्होंने आपको जो है वो क्या चीजें जो है वो दी हैं उसके बारे में डिस्कशन होती है। ये होता है ये भी। अच्छा, रेवेन्यू फंक्शन भी एक्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है, मैं अब इसको जरा ओपन करूं। चैप्टर 5 का कुछ चीजें मैं मतलब यहाँ पे कुछ मैंने आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दी हैं। लीनियर रेवेन्यू फंक्शन, तो लीनियर रेवेन्यू फंक्शन जो होता है ना स्टूडेंट, उसको आर ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये होता है प्राइस होती है, प्राइस जो है ना पर के हिसाब से, पर यूनिट, एक यूनिट के जो प्राइस है मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड का भी हमें फाइनल पता नहीं होता कि कितनी हमारे पास ऑर्डर आएगा, ठीक है। हम पहले से बना के आमतौर पे अक्सर जगह पे आप देखें वो पहले नहीं बनाते, ऑर्डर आता है तो वो फिर उसको बनाते हैं, ठीक है। अक्सर जगह पे होता है कि पहले 1000 बना के रख दिए, जैसे शूज हैं 1000 बना के रख लिए जैसा, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो कहते हैं कि पहले ऑर्डर आएगा तो फिर वो कर देते हैं, सैंपल के तौर पे, कुछ डिजाइनिंग के तौर पे जरूर चीजें कर देते हैं। अच्छा, तो ये चीज आ जाती है स्टूडेंट, ये प्राइस है आपके पास, प्राइस पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। क्वांटिटी चूंकि हमें पता नहीं होती कि कितना ऑर्डर आना है, इसलिए उसका नाम वेरिएबल का नाम आप एक्स रख देते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि फर्ज करें, हाँ जी, पी एक्स से इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप फर्ज करें कि अगर मेरे पास ये तो हो गया है ना, ये रेवेन्यू हो गया, ठीक है, आर ऑफ एक्स आ गया। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इफ प्राइस ऑफ अ पेंसिल जो है, मैंने पेंसिल बनाई है, प्राइस ऑफ अ पेंसिल जो है वो 20 रुपीज कर लें या $20, जो मर्जी कर लें, 20 है। तो इसका मतलब है
कि आपके पास आर ऑफ एक्स का फंक्शन जो है वो बन गया 20x, ठीक है, वेरिएबल आ गया, ठीक है। अब मुझे ऑर्डर आया है कि जो क्वांटिटी है वो 100 पेंसिल्स बनानी है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ पेंसिल्स अगर मेरे पास आ जाती है कि मैंने 100 तैयार करनी है, तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास आर ऑफ एक्स का फंक्शन है वो बन जाएगा आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2000। अच्छा, अब देखें, आर ऑफ एक्स है कि मैंने लोगों को पेंसिल सेल की और मुझे 2000 मिल गया, ठीक है। अगर आप देखिए मुझे 2000 मिल गया है तो क्या ये मेरा प्रॉफिट है? कोई स्टूडेंट आंसर दे, जी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट आंसर दे जरा। 7 पार्टिसिपेंट्स हैं जी, 17। हाँ जी भाई जी, जी वजाहत, आपका माइक भी अनम्यूट है, आप बताएं जरा, वजाहत हुसैन। यस मैम, मैं कर रहा हूँ। जी बताइएगा, ये जो 2000 रुपया मिला है मुझे, मैंने 100 पेंसिल्स बनाई हैं, हर पेंसिल के प्राइस मैंने $20 रखे हैं। मुझे ये नहीं कि मार्केट से जाके मैं मार्केट में गई हूँ, मैंने अपना बॉक्स रखा है, मुझे 100 पेंसिल्स मेरी किसी ने खरीदी हैं, मैं घर लेकर आ रही हूँ 2000 रुपीज। तो इसके अंदर मेरी क्या क्या चीजें शामिल है? ये मेरा प्रॉफिट है 2000? यस मैम। नहीं स्टूडेंट, देखें, आपने पेंसिल बनाने में आपका खर्चा तो हुआ होगा ना, ठीक है, ये आपका टोटल प्रॉफिट नहीं है। देखिए, अगर मैंने आपसे ये कहा है कि मेरी अपनी जो कॉस्ट है वो लग गई है, जो मेरे अपना खर्चा है वो 800 लगा है पेंसिल बनाने में, ठीक है। मैंने जो है मार्केट से जो भी पेंसिल जो है वो मेरा ख्याल है गत्ते से बनती हैं, उसको बारीक कर करके तो ये इस तरह से उसको बनाते हैं, मेरा ख्याल है, कंफर्म नहीं है। तो ये कॉस्ट अगर मेरी 800 लगी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरे पास आएगा कि आर ऑफ एक्स में से मैं रेवेन्यू में से जो मुझे लोगों से मिला है उसमें मैं अपना खर्चा माइनस करूंगी, आर माइनस ई, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि 2000 में मैंने माइनस कर देना है 800, तो इसका मतलब है कि 1200 मेरा प्रॉफिट लगा है, ठीक है ना। मैंने अगर एक चीज मार्केट में सेल की है, देखिए ना, आप फर्ज करें आप कोई शॉप आपने खोली है और उसके अंदर आपने टी बैग्स रखे हुए, टी पैकेट्स रखे हैं, तो आपका जो है वो सेल हो जाता है, पूरा एक बॉक्स सेल हो जाता है, ठीक है। हो सकता है वो बॉक्स जो है वो 5000 का हो आपने मार्केट से, लेकिन आपने बेच उसे आप 5500 का दें और वो आपने लिया 5000 का हो। तो अगर आपने चीज जो है वो 5500 की बेची है तो वो 5500 आपका प्रॉफिट नहीं है, आपने जितने में खरीदा था वो 5000 में खरीदा था, इसका मतलब है आपको उसके ऊपर 500 प्रॉफिट जो है वो मिला है, ठीक है, क्योंकि आपने वो चीज खुद भी तो मार्केट से खरीदी थी ना, ठीक है। अच्छा जी, जिस स्टूडेंट इसके बारे में थोड़ा आइडिया हुआ है रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू के अंदर आपके पास प्रॉफिट भी होता है। जो स्टूडेंट रेवेन्यू जो होता है उसके अंदर आपके पास क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? प्रॉफिट भी शामिल होता है और प्लस आपकी कॉस्ट भी शामिल होती है, उसके अंदर आपने अपने जो पैसे भी लगाए होते हैं ना, ठीक है। ये मीन्स यानी कि अगर मैंने लोगों से चीज ली है, यानी अगर मैंने एक टी का बैग जो है वो 5000 का सेल किया है, तो वो मैंने खरीदा था 5000 का और 5500 का मैंने बेच दिया, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट जो है, अब मैं अपना खर्चा निकाल लूंगी और फिर मैं कहूंगी 500 रुपया मुझे मुनाफा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बारे में इसके अलावा थोड़ा सा मैं एक आपके साथ डिस्कशन वैसे ओवरऑलिंग में करती हूँ। व्हाट अबाउट मिडल हैंड्स? मिडल हैंड क्या होता है भाई, बताएं। ये वैसे ही एक एक्स्ट्रा टॉपिक है फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, जी बताइएगा। मिडल हैंड पर्सन्स ये कौन से होते हैं भाई? अच्छा, अगर, और मुझे बताइएगा, आपने एक जगह से आपको पता चला है कि फलाने गांव में जो है ना वो चीज जो है वो 200 की मिल रही है और इसे मैं अगर शहर जाके बेचता हूँ तो ये मुझे 220 की पड़ जाएगी, तो ये आप मिडिल हैंड जो होता है उसने काम कोई नहीं किया लेकिन वो प्रॉफिट निकाल जाता है, ठीक है। यानी कि मिडिल हैंड का काम ये है कि उसने परचेज जो है एक प्रोडक्ट 200 की है और उसने किसी और एरिया में जाके उसे सेल कर दिया है 220 का, ठीक है। अच्छा, अब जिसके ऊपर उसने, अच्छा अब बताइएगा मिडिल हैंड की वजह से महंगाई बढ़ती है या कम होती है? ये भी कोई कॉन्सेप्ट दे दे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा मिडिल हैंड पर्संस की वजह से महंगाई बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है मैम। हाँ जी, कैसे कैसे स्टूडेंट जी, आंसर सही दिया आपने।
महंगी चीजें। जी स्टूडेंट देखें, अगर एक पर्सन है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, उसने परचेज किया एक चीज 200 की, आगे जाके उसने 20 की सेल कर दी, ठीक है, यहां से। अच्छा, अब जिसके पास सेल किया है उसने क्या किया है, उसने आगे जाके यानी कि फिर जो उसे सेल कर दिया है, ठीक है, यानी एक गांव से चीज जो है वो समझें कि कोई शहर है, कसूर है वहां पे, ठीक है, अब कसूर से जाके उस बंदे ने आगे कराची में जाके किसी पर्सन को सेल कर दिया है, और उसने क्या किया, 230 की सेल कर दी है, ठीक है। तो आप देखिए कि अब जो फैक्ट्री ने बनाई थी और इस पर्सन के आने तक ये 230 माइनस 200, यानी कि उस चीज की महंगाई जो है वो उसके प्राइसेस जो है नोट करें कि आप, यानी कि ना इन दोनों पर्सन ने, ये 1 पर्सन है और ये वाला जो है ये 2 पर्सन है, तो यानी जितने यहाँ पे 2 मिडल हैंड्स हैं, यानी 2 मिडल हैंड की वजह से उसके प्राइसेस देखें 30 रुपीज बढ़ गए। इन दोनों ने, ये दोनों मिडल हैंड पर्सन थे, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था, बस एक जगह से चीज आगे आगे की है, ठीक है। तो 30 रुपीज जो है वो इसके अंदर जो है इनकम जो है वो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ती है मिडिल पर्सन से। हम अक्सर कह रहे होते हैं ना कि यार इधर से माल लेके तो यहाँ से आगे जाके सेल कर दिया जाए, तो इस तरह हम अपना प्रॉफिट, बट बेसिकली कंट्री के अंदर इस चीज को प्रमोट नहीं किया जाता कि आप जो है वो मार्केट से एक मिडिल पर्सन को प्रमोट नहीं किया जाता। यानी इसी के लिए अब वेबसाइट्स बनी है कि जहां पे चीज बन रही होती है, उन्होंने अपनी वेबसाइट दी होती है कि आप हमसे खरीदें, और वेबसाइट से हम अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते हैं या इस तरह से। यानी अब जो ऑनर हैं और जो क्लाइंट हैं या जो परचेज करने वाले हैं, ठीक है, सेलर और परचेजर जो हैं वो अब उनका डायरेक्ट राब्ता हो गया। पहले वो जो दरमियान में जो है मिडिल हैंड पर्सन हैं, इनकी वजह से महंगाई बढ़ रही थी। अब वो चीज खत्म करने के लिए वेबसाइट्स बन गई हैं कि जहां पे चीज बन रही है वो डायरेक्ट ही कहते हैं कि आपने हमसे ऑर्डर करना है तो आप डायरेक्ट ही ऑनलाइन ऑर्डर करें। वरना अदरवाइज ये होता था कि जो मिडिल हैंड पर्सन थे इनकी वजह से चीज जो है वो कहीं पे, अक्सर कह रहे थे ना कि ये आप लोगों तक पहुंचते वक्त इतने में बन रही है, असल में तो इस चीज के प्राइस जो है वो बहुत ही कम होते हैं। जैसे कुछ आप अक्सर सूट्स देख लें जिन पे कढ़ाई वगैरह या गोटे वगैरह का या इस तरह का काम होता है, तो वो जहाँ पे ओरिजिनल जिन गाउन वगैरह में बन रहा होता है, वो वहां से उस चीज को अगर 700 में भी ले रहे होते हैं, तो वो मार्केट में जो है वो 2000 या 2500 करके मॉडल्स को पहना के, तो बड़ा वो शो केस में लगा के तो उसके बड़े प्राइसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मुझे खाड़ी के सिलसिले में एक लड़की के साथ मेरी जान पहचान हुई। ऐसे ही मैं किसी फैमिली से मिलने के लिए गई, तो उसने मुझे बताया कि जो इस वक्त खाड़ी के ऊपर फलान जो मॉडल है, जो उसने ज्वेलरी पहनी हुई है ना, वो उसने मेरी पहनी हुई है, और वो इन्होंने मेरे से खाड़ी वालों ने फ्री में ली है कि हम आपकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं आपकी ज्वेलरी की। बेसिकली वो अपने चाइना में ज्वेलरी बना के दूसरे सिटीज में, दूसरे कंट्रीज में जो है वो ऑनलाइन भेजती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे से, यानी उन्होंने ये चीज की है, और बस ये है कि जो मॉडल ने ड्रेस पहना हुआ है उसी का उन्होंने मुझे कुछ कपड़ा दिया था, पीस काट के दिया था कि आप जो है ज्वेलरी है उसके अंदर थोड़ा ट्रेडिशनल लुक देने के लिए इसके अंदर इसी कपड़े को यूज करें, ताकि वो जो भी इयररिंग्स या जो भी इसने चीजें पहनी हुई हैं उसके अंदर वही कपड़े का भी खाड़ी का टच दिया है। तो मैंने उसको कहा कि वो आप लोगों का तो ये फिर बड़ा वो एक जाहिर बात है कि वो मॉडल ने भी पहना हुआ है तो आपको तो बड़ी प्रॉफिट होगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, उसने मुझे सिर्फ जो है उन्होंने सिर्फ मेरी चीज को प्रमोट करने के लिए कि उस मॉडल के पास ही जो चीजें पहनी हुई हैं उसके टैग के साथ ही हमारा कार्ड लगाया हुआ है कि आपको प्रमोट किया जा रहा है। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चीज जहां पे तैयार हो रही होती है वहां से बहुत कम प्राइसेस पे लेके, तो ये मिडिल हैंड जो है पर्सन, ये उस चीज की महंगाई करते जाते हैं, ठीक है। और इस महंगाई को, मिडिल हैंड पर्सन को खत्म करने के लिए बेहतर है कि जो कंपनीज हैं वो डायरेक्ट वेबसाइट्स की कंडीशन में क्लाइंट के साथ रब्ता करें कि ये हम आपको प्रोडक्ट जो है वो इतने की दे रहे हैं, बजाय इसके कि मिडिल हैंड पर्सन पहले 200 की चीज लेके 220 में सेल करें, अगला मिडिल हैंड पर्सन उसको 230 में सेल करे, ओरिजिनल प्राइस की बजाय मिडिल हैंड पर्सन की वजह से जो महंगाई हो रही है उसको जो है खत्म किया जाए। अच्छा जी, अब ये चीज हो गई है। ये स्टूडेंट आपने जूम के लिंक को अगेन ज्वाइन करना है, 6.54 सेकंड्स आर लेफ्ट फॉर दिस मीटिंग। तो एक दफा, और मैंने ये काम को जरा डिटेल इसीलिए की क्योंकि मैंने लेक्चर आपको एक ही एक्सरसाइज करानी है, और अब हम आते हैं वर्डिंग वाले प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। लेकिन वर्डिंग वाले प्रॉब्लम से पहले मैं जरा एक मिनट इसको एज इट इज जो है वो देखती जाऊं कि कैसे है। आपने इसको एज इट इज अगेन ज्वाइन करना है। ये देखिएगा स्टूडेंट, इस लंबी सी डिटेल को आपने पढ़ना है। बेसिकली इसमें ये चीज कही गई है, रेवेन्यू बताया गया है कि आपकी एक गाड़ी जो है उसके ऊपर वो रेंट कार जो होता है ना, कार रेंटल एजेंसी है, उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि हमारी गाड़ी की जो है $9.95, आप एक दिन में यानी कि $10 देंगे, आप एक दिन में गाड़ी ले जाएंगे आप, ठीक है।
अब देखें, जो आपसे गाड़ी खरीद के लेकर जा रहा है रेंट के तौर पे, अगर तो आपने अपनी खरीदी हुई है तो आपकी गाड़ी महीने में 4 दिन इस्तेमाल हो, 6 दिन इस्तेमाल हो, तो या फिर चले 20 दिन इस्तेमाल हो, 10 दिन इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन जो रेंट के तौर पे गाड़ी लेकर जाएगा वो कोशिश करेगा कि मैंने जितने दिन के रेंट पे लिए मैं उसको मैक्सिमम यूज करूं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम इसको चलाऊं। किसी इवन वो दूसरे शहर भी ट्रेवलिंग कर सकता है, ठीक है, और इस तरह से मतलब उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा। तो वो जो $9.95, और ये डी फॉर डेज है, ठीक है, एक्स भी इसमें वो लिख सकता था, रेवेन्यू को हमेशा एक्स से भी आप करते हैं। तो इसका मतलब है कि 9.95 एक्स जो है या डी जो है, ये जितने दिन, 30 दिन के लिए गाड़ी कोई ले जाए, कोई 2 दिन के लिए ले जाए, ये ऐसा। लेकिन ये इसका टोटल प्रॉफिट नहीं होगा 9.95। अगर अगर फर्ज करें 10, इसको एज्यूम कर लें 10 है, तो आप देखें कि इसको अगर कोई 2 दिन के लिए लेकर जाता है तो इसका मतलब है कि उसका $20 ही प्रॉफिट नहीं होगा। वो जब गाड़ी वापस आएगी तो वो उसकी सबसे पहले उस पर जो क्लीन करेगा उसके चार्जेस देगा, उस लेबर के चार्जेस देगा कि इस गाड़ी को एक दफा धोएं, क्योंकि दूसरे शहरों का विजिट करके आई है, काफी डस्ट पड़ गई है। क्योंकि जो गाड़ी वापस कर रहे होते हैं वो तो इस चीज की केयर नहीं करते कि गाड़ी तो वो साफ सुथरी लेकर जाते हैं, वापस साफ सुथरी करके नहीं देते। और हो सकता है कि गाड़ी को यूज करने के चक्कर में कोई उसके अंदर सर्विस का इश्यू पैदा हो जाए, तो गाड़ी का जो सर्विस भी है, इसका मतलब अगर वो $10 पर डे के हिसाब से दे रहा है तो वो मेंटली तौर पे तैयार रहेगा कि $10 में $3 मुझे इसके सर्विस के चार्जेस माइनस करने होंगे। मतलब उसका जो मुनाफा होगा उसमें वो अपनी कॉस्ट को निकाल लेगा कि जो मुझे इसकी सर्विस है $3 के हिसाब से 10 की बजाय $7 पर डे के हिसाब से पड़ेगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं प्रॉफिट फंक्शन के बारे में। प्रॉफिट मैंने अभी आपको बता दिया है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, लोगों से जो आपको मिला है और उसमें आप माइनस करते हैं अपना खर्चा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट है। अच्छा जी, वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स, जी ये वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट, और इसके अलावा अभी हम ये करेंगे। और अच्छा ठीक है, एक आधा ये क्वेश्चन भी है आपके पास, और इसके अलावा एक्सरसाइज के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। अच्छा जी, चलें, अभी 2-3 मिनट हैं तो हम जरा सा इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर है, ये कॉस्ट फंक्शन जी, ये जरा देखिएगा स्टूडेंट, ये है a firm sells a single product, ठीक है, for 65 per unit, ठीक है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट, यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि इसका मतलब है कि ये आपके पास जो 65 है ये आपके पास है रेवेन्यू, आर ऑफ एक्स। रेवेन्यू जो होता है ये लिखा हुआ है इसमें, आर ऑफ एक्स, एक्स इसके साथ वेरिएबल आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर $20, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, इसके साथ एक्स इस्तेमाल होगा। देखें सी ऑफ एक्स जो होता है वो होता है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। 20x प्लस मटेरियल एंड लेबर 27.50। देखिए दो फिक्स कॉस्ट जो है वो ये भी है और ये भी है, और इसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट कह रही हूँ, सॉरी, लेबर कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो उसने कहा है ये 1 लाख है, ठीक है, यहाँ पे देखें 1 लाख है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट को आप ऐड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट फंक्शन है। और ये ख्याल रखिएगा जो लोगों से आप चीज ले रहे हैं, सेलिंग करना ना, ये लोगों से रेवेन्यू है, लोगों से ले रहे हैं जो ये 65, इसको वेरिएबल कॉस्ट ना बना दीजिएगा, ये आपके पास रेवेन्यू है कि लोगों को अ फर्म सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर $65। एक प्रोडक्ट जो है वो $65 की एक कंपनी जो है वो बेच रही है, इसका मतलब है ये इसका रेवेन्यू है, इसके अंदर इसका प्रॉफिट और इसकी कॉस्ट दोनों शामिल है। तो आगे ये जो चीजें हैं ये कॉस्ट फंक्शन के लिए हैं, वेरिएबल कॉस्ट है प्लस फिक्स कॉस्ट है। कंस्ट्रक्ट द प्रॉफिट फंक्शन, इसने कहा है कि प्रॉफिट फंक्शन आप जनरेट करें, और इसके अलावा उसने कहा है जब प्रॉफिट फंक्शन आप जनरेट कर दें तो आपको इक्वेशन की समझ नहीं आएगी, इसलिए आप एक्स का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स, आप ये बता दें कि कितनी क्वांटिटी की डिमांड आई है, व्हाट प्रॉफिट इज अर्न्ड इफ एनुअल सेल्स आर 20,000 यूनिट्स। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले प्रॉफिट का फंक्शन निकालने के लिए ना आपको कॉस्ट फंक्शन और वो दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन ये है, ठीक है, और कॉस्ट फंक्शन ये बना दिया जो कि हमने इक्वेशंस को देख के बनाया है। आपने इसमें आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स किया, आर ऑफ एक्स की वैल्यू 65 आपने पुट की, माइनस सी ऑफ एक्स है ये आपके पास, देखिए इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड किया ना, ये 47.50 बन गया, माइनस करके 47.50 प्लस 100,000, ठीक है। तो 65 माइनस 47.50 17.50, माइनस कर दिया आपने 1 लाख कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपके पास आ गया प्रॉफिट। लेकिन उसने, अब देखिए इस इक्वेशन को देख के समझ नहीं आ रही कोई खास, तो उसने कहा कि एक्स का मतलब है नंबर ऑफ द क्वांटिटीज जो हैं वो आप 20,000 पुट कर दें इसमें, तो वो एक्स की जगह पे हमने 20,000 प्रोडक्ट्स तैयार कर दी,
तो माइनस ये किया तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 350,000 किया, माइनस इसने अपना फिक्स कॉस्ट को निकाला तो 250,000 जो है उसको प्रॉफिट हुआ है अगर वो 20,000 बनाता है। अगर वो 30,000 बनाता है तो उसे और ज्यादा मुनाफा होगा। इसी तरीके से अगर वो 10,000 बनाता है तो शायद हो सकता है उसे लॉस हो रहा हो कि नहीं, उससे नेगेटिव का आंसर अगर आ गया ना साथ आ गया, प्रॉफिट फंक्शन पूरा सॉल्व करते हैं एंड पे माइनस के साथ साइन आते हैं, इसका मतलब है कि वो लॉस में चला गया। अच्छा जी स्टूडेंट, आप इसी लिंक को अगेन ज्वाइन करेंगे। अब हम एक्सरसाइज और उससे पहले एक एग्जांपल की तरफ आएंगे, तो फिर साथ ही आपको एक्सरसाइज के इस पे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो इसी को जरा सा अगेन ज्वाइन कीजिएगा। मैं इसको मीटिंग को जो है स्टॉप करके एंड करती हूँ।